तो संक्षिप्त में मैं तीनों रेजोल्यूशन के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। पहले आइडियोलॉजी, कांग्रेस पार्टी को अपने संस्थापक मूल्यों के लिए खड़ा होना चाहिए। We should be absolutely clear in our ideological stance in favor of inclusive India. The tendency to downplay some positions or avoid taking a stand on some issues in order not to alienate what we assume to be the sentiments of the majority only plays into the BJP's hands. We must have the courage of our convictions. We could have been more vocal on the Bilkis Banu outrage, attacks on Christian churches, murder in the name of cow vigilantism, bulldozer demolitions of Muslim homes, and similar issues. These are Indian citizens who look to us for support. हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम कुछ जानकार लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं और इस वक्त जो इशू है बहुत ही अहम है, जो मुल्क की सियासत में बड़ी तब्दीली की तरफ रास्ता दिखा सकता है। अभी रायपुर में, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस का 85वां महाअधिवेशन हुआ है, जिसे प्लेनरी सेशन भी कहा गया है। उसमें बहुत ही अहम वाकयात हुए हैं। उसके बिल्कुल शुरू में तो कुछ कांग्रेस के लीडर्स को एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी तक की चीज़ें हुई, आपको याद होगा, लखेड़ा जी को, वो सब हुआ। लेकिन वो सेशन हुआ बहुत ही कामयाबी से। गोदी मीडिया ने क्या कुछ दिखाया नहीं दिखाया वो उनका काम है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहती है कि इंफॉर्मेशन जहां से हो वहीं से हम इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाएं। इस वक्त मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुल बारी मसूद साहब हैं, जो प्लेनरी सेशन में रायपुर में मौजूद थे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि इस सिलसिले में हमारे चैनल पर भी वो बात कर लें। आप कई जगहों के लिए लिखते हैं, कई ज़बानों में लिखते हैं, उनकी राइटिंग्स मुख्तलिफ तरीके से आप तक पहुँचेंगी। अब्दुल बारी मसूद साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि आप एक लंबे अरसे से मुल्क की सियासत पर नज़र रखे हुए हैं और पिछले 2014 के बाद के भी मुल्क के हालात आपके सामने हैं। हर दिन नफरत, हर दिन बहुत तकलीफ पहुंचाने वाली खबरें हमारे सामने आती हैं। क्या कांग्रेस का रायपुर अधिवेशन कोई तब्दीली की उम्मीद लेकर के आया क्या? बहुत बहुत शुक्रिया काज़मी साहब, आपने आपके इस करंट अफेयर के प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। कांग्रेस का जो अधिवेशन है, महाअधिवेशन है या प्लेनरी सेशन है या उर्दू में कहें आम इजलास है, जो छत्तीसगढ़ के दारुल हुकूमत रायपुर में मुनक़द हुआ 24 से 26 फरवरी को। तो ज़ाहिर बात है ये इजलास एक ऐसे वक्त में मुनक़द हुआ, मुल्क के जो हालात है, जैसे कि आपने इब्तिदा में भी इशारा किया कि 2014 के बाद से सियासत जो तब्दील होना शुरू हुई, ख़ास तौर से जो दूसरा दौर आ रहा है ये बीजेपी हुकूमत का, इसको एनडीए हुकूमत कहा जाता है, लेकिन अमलन और असलन तो ये बीजेपी की ही हुकूमत है वहाँ पर। और वो भी बीजेपी की पूरी पार्टी की हुकूमत नहीं है, बल्कि दो अफराद की हुकूमत है, उन्हीं का सिक्का चलता है। तो आप देखते हैं कि 2019 के बाद से जो हालात मुल्क में दिन ब दिन बिगड़ते चले गए और कांग्रेस की जो पोजीशन है सियासी एतबार से, एक तो ये है कि उसको डूबता हुआ जहाज समझकर लोग, उसकी डूबता हुआ जहाज जब होता है तो चूहे भी छोड़कर चले जाते हैं, कहते हैं। तो लोग जो पार्टी में दाखिल हुए थे, क्योंकि हमारे पास मौका परस्ती की सियासत का बोलबाला है और ये आज से नहीं, आज़ादी के से चला आ रहा, आज़ादी के बाद से चला आ रहा है, जहाँ पर भी होता। लेकिन क्योंकि उस वक्त तो कांग्रेस का ही गलबा था तो कोई दूसरे ऑप्शन होते नहीं थे लोगों के पास, लेकिन आजकल ऑप्शन बहुत ज़्यादा हो गए। एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस का जो इजलास हो रहा था, कांग्रेस यानी सियासी तौर पर इस कदर कमज़ोर हो गई कि उसका इक़्तिदार 3 रियासतों में सिमट कर रह गया। दूसरी बात यह है कि गुज़िश्ता 2 पार्लिमानी इंतखाबात में, यानी 2014 में और 2019 में, उसकी सीटें 100 से भी कम आई। वो अपोजिशन पार्टी का दर्जा लोकसभा में यानी ऐवान आम में हासिल करने में भी नाकाम रही। तो ऐसे हालात में हो रहा था और एक मायूसी की लहर पार्टी के अंदर रैंक एंड फाइल में छाई हुई थी। लेकिन
भारत जोड़ो यात्रा जो शुरू हुई, भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस के तने मुर्दा में एक नई जान डाली। उसका नतीजा ये हुआ कि एक फिर से एक यानी होता है ना, रीजोनेट हो जाता है कोई, उसकी तवानाई जब आ जाती है, जो तवाई वो समझता है भाई मैं अब तवाना हो गया हूँ। तो ये इजलास जो हुआ है उसी पस मंजर में हुआ है, उसी के साय में हुआ है भारत जोड़ो यात्रा की। वो उसका अख्ताम हुआ था 30 जनवरी को। तो आप देख रहे हैं कि उसके नतीजे में पूरे मुल्क से तकरीबन 15,000 डेलीगेट्स आए थे और वहाँ से जो पैगाम दिए गए हैं पूरे मुल्क को वो बहुत ही क्लियर और वाजे है। लेकिन आइडियोलॉजी के मामले में अभी भी कांग्रेस जो है तजब्जुब में नजर आती है, जिसके तरफ इशारा उनके एक सीनियर लीडर जो बहुत ही पढ़े लिखे हैं, इंटेलेक्चुअल टाइप के हैं, शशि थरूर साहब ने दिया कि पार्टी जो है ऐसा महसूस होता है कि सेकुलरिज्म से शिफ्ट कर रही है। उन्होंने कई मिसालें दी, बिल्किस बानो का मामला हो, पार्टी ने खुलकर नहीं बोला, जोरदार तरीके से उसके लिए आवाज नहीं उठाई। जो ये गाय के बचाने के नाम पर जो गुंडागर्दी हो रही है, गुंडागर्दी क्या कहना चाहिए, उसको तो मारकाट हो रही है, उसके खिलाफ कांग्रेस खुलकर नहीं बोलती है। फिर आपने देखा कि ये बुलडोजर चलते हैं, कानपुर में वाकया होता तो कांग्रेस बोलती है क्योंकि उसमें अक्सरियती फिरके के अफराद शामिल थे। आसाम में होता या दूसरी जगह होता तो आप खामोश बैठे रहते हैं। तो ये इस तरह की बातें सामने आई। लेकिन ये जो है सेशन में और एक बात ये देखने में आई कि वहाँ पर अक्सर मैं, क्योंकि वो लास्ट ईयर उदयपुर में इनका शिविर मंथन हुआ था, यानी वो क्या कहेंगे उसको अंग्रेजी में ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन हुआ था। तो वहाँ पर भी बड़ी अच्छी अच्छी तजावीज़ इन्होंने मंजूर की थी, यानी जो उनके ग्रुप बनाए गए थे, लेकिन उसको जो है मंजूरी नहीं मिली। बाद में पता चला कि जो कांग्रेस के अंदर ब्राह्मण लॉबी थी, पहले तो ब्राह्मण ही डोमिनेट करते थे, लेकिन कांग्रेस को अपना कैनवास बढ़ाना पड़ा। तो अभी भी ब्राह्मण लॉबी कांग्रेस में इतनी मजबूत है कि उसने उस पर पानी फेर दिया था। वो रिजोल्यूशन जो लेकर आए थे मुख्तलिफ ग्रुप जिन्होंने पेश किया था, तो अब जो इन्होंने रेजोल्यूशंस पास किए हैं उनमें तो बहुत अच्छे अच्छे रेजोल्यूशन हैं। अब ये देखना है कि इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, इसमें एक और जो नाराजगी सामने आई, जो उनका अखबारों में एडवर्टीजमेंट आया जिसमें किसी मुस्लिम कांग्रेस के लीडर का कोई फोटो कहीं नजर नहीं आया। आज़ादी के दौर के, चाहे वो मौलाना आज़ाद हों या बाद के कुछ और लीडर्स हों, बिल्कुल यानी मुसलमानों से पाक साफ वो एडवर्टीजमेंट था। वहाँ जो डेलिब्रेशंस हुई, वहाँ क्या आपने उन डेलिब्रेशंस में भी क्या ऐसा महसूस किया कि मुसलमानों के इश्यूज पर बिल्कुल बात ना हो? क्या कुछ रहा? ये आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। जो बड़ा तीन खैमे बनाए गए थे, एक बड़ा खैमा बनाया गया था, उसमें जो पोस्टर्स लगाए गए थे 2 तारीख की, कांग्रेस के तमाम लीडरान के जो अहम लीडरान है, यहाँ तक कि नरसिम्हा राव को अब तक नरसिम्हा राव की तस्वीर लगाना वहाँ पर कांग्रेस में थोड़ा सा उससे हिचकिचाहट महसूस करते थे। नरसिम्हा राव की भी तस्वीर लगाई गई थी, लेकिन मौलाना आज़ाद की तस्वीर नहीं थी। इसका मतलब वहाँ पर यही काम जो शशि थरूर ने कहा कि आइडियोलॉजिकल क्लियरिटी नहीं रख रहे आप, आपको प्रो हिंदुत्व जाना है या सेकुलरिज्म का दामन मजबूती से पकड़ना है, इस तरफ आप तवज्जो नहीं दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला है कांग्रेस के साथ। वो जो क्या कहेंगे उसको, यानी गुमगु की कैफियत का विचार है, कंफ्यूजन में है। तो उस पर से जब लोगों ने पॉइंट आउट किया तो तीसरे दिन वो लग गया। फिर दूसरी बात आप फोटो लग गया। फिर उसके बाद आपने इश्तिहारात जो दिए, इश्तिहारात में मौलाना आज़ाद की तस्वीर नहीं थी। मौलाना, फिर दूसरी बात यह है कि उर्दू अखबार को आपने इश्तिहारात नहीं दिए। अरे मुसलमान जो है यहाँ पर तकरीबन 20% है, ऑफिशियली आप 15% कहो, 14% कहो, 20% से ज्यादा ही है। मुसलमानों की तादाद के मामले में तो मुझे याद आता है, मैंने खुद कहा, नहीं सुनिए, मैंने 1983 में जर्नलिज्म शुरू की जी। उस वक्त से मैं सुनता चल आ रहा हूँ 20 करोड़ है मुसलमान जी, जी। और दूसरी तरफ से आवाज है कि 4 बीवियां और 35 बच्चे, तो ये हैं कहाँ ये? तो ये 20 ही करोड़ 1980 के आसपास से
अब तकरीबन 40 साल हो गए, अब भी उतने ही बताए जाते हैं। जी जी तो ये उसमें इजाफा ही नहीं होता। हाँ, वो सुई की जो है वो आगे नहीं बढ़ती। सुई रुक गई है, जी। वहीं जाकर स्टॉप हो गई है। तो बाल ठाकरे तो कहा करते थे, आज से 15 साल पहले कहते थे 30 करोड़ मुसलमान हैं। जी। बाल ठाकरे शिवसेना के लीडर जो है। तो आप इतनी बड़ी तादाद को नजरअंदाज करके, वहां पर तकरीरें भी जो हो रही थी, एक इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने करी, लेकिन जो समाजी इंसाफ के मौजू पर एक सेशन रखा गया था सोशल जस्टिस के नाम पर, तो उसमें जिग्नेश मेवानी, दलित लीडर्स, उसके बाद आपके कबायली लीडर्स, ओबीसी लीडर, उन्होंने अपनी खुलकर बात रखी, उनको कोई डर नहीं। तो इसीलिए मैंने कहीं जो वहां पर मुसलमान लीडर जो कांग्रेस से वाबस्ता वो आए थे, तो उनसे कहा कि भाई आप असर्टिव कब बनेंगे? असर्टिव बनने की तैयारी नहीं, इधर उधर की बातें करना शुरू कर देते हैं कि हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, राहुल गांधी ऐसा करेंगे, फला ये करेंगे। तो मुसलमान जो लीडरशिप है ना, जो कांग्रेस के साथ वाबस्ता है, बहुत कम ऐसी लीडरशिप है जो खुलकर बोल सकती है, असर्टिव हो। अब असर्टिव क्यों नहीं होती है? उनको डर खौफ लगा रहता है कि हमको, क्योंकि पार्टी के अंदर कोई भी, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज का प्रॉब्लम ये है, बदकिस्मती ये है कि आप जमहूरी पार्टी तो कहते हैं, लेकिन आपके साथ अगर लीडर से जो है या पार्टी के पॉलिसी से कोई इख्तलाफ राय करता है, तो उसको हाशिए पे कर दिया जाता है, मार्जिन पे कर दिया जाता है, उसको इग्नोर किया जाता है। तो वो जितने भी लीडर होते, चाहे वो दलित हो, इसीलिए दलितों की भी लीडर जो है उभर नहीं पाई, इसकी वजह यही है। जो अम्बेडकर जो चाहता था, अंग्रेजों ने जो दिया गया था, डॉक्टर अम्बेडकर साहब जो है कि सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था कि दलित के नुमाइंदे चुनेंगे। अब क्या होता है, जो दलित के नुमाइंदे चुने जाते हैं, वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी नहीं है कि वहां पे दलितों की अक्सरियत है। वो तो एक आम जो है जनरल वोटर से चुनकर आते हैं, तो वो उसीलिए तुफैली होते हैं, वो उन पर मुनहसर होते हैं, वो असर नहीं कर सकते हैं, वो अपनी बात अच्छा वैसे जी। कुछ दूसरी पार्टियों के लीडर्स से भी मेरी कभी कभी बात होती है जी, मुस्लिम लीडर्स से जी। वो ये कहते हैं कि ये प्रॉब्लम सिर्फ बीजेपी की नहीं है कि मुसलमानों से आजाद होना चाहती हैं जी, बाकी सब पार्टियां भी मुसलमानों को कोई अहम पोजीशन नहीं देना चाहती। ये एक जनरल परसेप्शन है या प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस भी हो रही है। हाँ। वो उसकी वजह क्या है कि जो मुसलमान लीडर्स है, एक तो इस किस्म के लीडर्स है जो अपने मफादात की खातिर वहां जाते हैं, पॉलिटिक्स में आते हैं। ज्यादातर मुसलमान जो है वो अपने मफादात की खातिर आते हैं, इज्तिमाई मफाद की खातिर नहीं आते। बहुत कम लोग होते हैं, मुखलिस लोग होते हैं। अब एक आपको मिसाल पेश करता हूँ, तो बशीरुद्दीन खां बाबू जो आंध्रा में मिनिस्टर थे, तेलुगु देशम के, और काफी काम करते थे। बशीरुद्दीन खां बाबू ने एक स्टैंड लिया, जब तेलुगु देशम जो है पहले यूनाइटेड फ्रंट में थी, वो चली गई वाजपेयी के साथ, है ना, तेलुगु देशम चले गई, उनका स्पीकर भी बन गया। तो उन्होंने स्टैंड लिया कि भाई तेलुगु देशम सेकुलरिज्म की बात करती है, वो बीजेपी के साथ कैसे जाती है। ही रिजाइन फ्रॉम हिज मिनिस्टरशिप, बशीरुद्दीन खां बाबू। अब उसके बाद हशर क्या हुआ कि कौम ने भी उसको सपोर्ट नहीं किया, तेलुगु देशम ने भी उनको इग्नोर कर दिया। तो ये जो हशर होता है ना, ये भी एक बहुत बड़ा मसला अलमिया है कि मुसलमानों को चाहिए कि जो शख्स हक बात कहता, आपके हमारे तुम्हारे हक की बात नहीं कर रहा, बल्कि हक वो मफाद की बात नहीं कर रहा, बल्कि हक बात कर रहा था कि भाई एक तरफ आप सेकुलरिज्म की बात करते हो और दूसरी तरफ आप बीजेपी से जाके हाथ मिला रहे हो। तो उसके खिलाफ उसने जो वो लिया, एक्शन लिया, इस्तीफा दिया। अब उसका क्या हशर हुआ, तो दूसरे भी फिर डरते हैं इस बात से देखकर। जी। अच्छा अब्दुल बारी मसूद साहब, आप ये बताइए कि वहाँ जो रेजोल्यूशंस पास हुए वो उनसे आप क्या मतलब नतीजे के तौर पर आप क्या समझ सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं हमारे देखने वालों को, ताकि उससे मैसेज ओवरऑल एक जो आया हो उभर करके, वो क्या कुछ लगता है आपको? इस प्लेनरी सेशन में आप देखेंगे कि इन्होंने दस्तूर में 85 छोटी बड़ी तरमीमात की। सबसे पहले तो इस पर आता हूँ, 85 तरमीमात की, अमेंडमेंट्स किए छोटे बड़े। उसमें से एक अहम अमेंडमेंट ये है कि जो कांग्रेस की सबसे आला तरीन फैसला साज अंजुमन है, बॉडी है, सेंट्रल कांग्रेस वर्किंग कमेटी, उसकी जो अरकान की तादाद जो है उन्होंने 20 से बढ़ाकर 35 कर दी।
उसमें 50% रिजर्वेशन रखा SC ST माइनॉरिटीज और खवातीन के लिए, ओबीसी भी शामिल है। ठीक है, ये बहुत अच्छा बड़ा डेवलपमेंट है कि भाई कांग्रेस जो है तमाम तबकात को साथ लेकर चलती है और हम तमाम तबकात को नुमाइंदगी देना चाहते हैं। यानी जो आला तरीन जो उनका फैसले का जो वो है अंजुमन है, कमेटी है उसके अंदर, तो ये बहुत अहम डेवलपमेंट है। दूसरा डेवलपमेंट ये है कि CWC में जो है इलेक्शन होता था, इलेक्शन उन्होंने क्योंकि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराया बाद आपका जमहूरी तरीके से कराया, पहली मर्तबा हुआ बहुत अच्छी तरीके से, 10-12 हजार डेलीगेट्स ने वोट डाले बाद आपका तो इलेक्ट हुआ था। तो अब ये उम्मीद की जा रही थी कि CWC का भी इलेक्शन होगा, उसके जो 20 अरकान का है, लेकिन उन्होंने जो है मसला ये था कि CWC में जो है राहुल गांधी को लेना है, साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह को लेना है, सोनिया गांधी को लेना है, तब उनके लिए उनके वकार के मनसब के खिलाफ होगा कि वो इलेक्शन लड़े उसके लिए। तो एक तरमीम ये की उन्होंने, जो तरमीमात की गई 85 तरमीमात के, भाई ये इख्तियार जो है सदर को दे दिया गया, सदर साहब मुंतखब करेंगे, नामजद करेंगे किसको मेंबर बनाना है। अब ये इन्होंने पाबंदी उस वक्त लगाई थी साबिक वजीर आजम वगैरह को इलेक्शन कराने के लिए, नरसिम्हा राव को जो है वो CWC में रखना नहीं चाहते थे। अच्छा। उनको रोकने के लिए वो उस वक्त तरमीम की गई थी CWC के पे, इलेक्शन होगा बाद आपका, इलेक्शन लड़के आना पड़ेगा तभी आप मुंतखब होंगे। तो अब यहाँ पर मामला फंस रहा था कि 3 लोग हैं, 2 तो साबिक सुदूर हैं और एक वजीर आजम है, उन साबिक वजीर आजम है, उनकी भी अपनी एक हैसियत है, जाहिर बात है जो वजीर आजम बनता है टॉप लीडरशिप में है, अब वो भी इलेक्शन लड़ेंगे तो उनके लिए बड़ा यानी मजाक से सूरत हाल पैदा हो जाती। तो ये इख्तियार जो है तो जो नए मुंतखब सदर है मल्लिकार्जुन खड़गे को दिया गया। ये एक तो ये हुआ दस्तूरी तजावीज़ात उन्होंने पास की, पॉलिटिकल सियासी, उसके बाद माशी इक़्तिसादी, फिर एग्रीकल्चर पर, खारजा उमूर पर और समाजी सोशल जस्टिस, समाजी इंसाफ पर और 6 पॉइंट्स पर जो है 6 मौज़ूआत पर उन्होंने करारदादें मंजूर की। मैं उस पे हाँ, उसी पर आ रहा हूं मैं उस पे ये समझना चाह रहा हूँ कि मौजूदा सरकार की पॉलिसी के डिफरेंट क्या करारदाद। बहुत अच्छा सवाल है ये। उसकी वजह ये है कि देखिए उन्होंने एक अल्टरनेट विजन पेश किया और पहली मर्तबा ये इसके जरिए जो है तो उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की कि करप्शन के बुनियाद पर जो है, करप्शन को एक इशू बनाया था बीजेपी ने और इख्तिदार में आई थी, और उसको पूरा जो आज जिसको गोदी मीडिया है, ये तोता मीडिया है, तोता ही कहना चाहिए कि वही उधर से जो बात आती है तो फौरन जो है तो उसको दोहराना शुरू कर देता है, वो ऊपर से जो भी बात आती है दोहराना, उसको तोता मीडिया कहना चाहिए। तो तोता मीडिया के जरिए मिलकर जो है करप्शन को एक इशू बनाया था, जबकि ऐसा कोई उतनी ज्यादा ऐसी सूरत हाल नहीं थी, क्योंकि सब अदालतों से मामले सब साफ हो गए कि 2G में भी कोई करप्शन नहीं हुआ था, फला जगह भी कल कोयले के इस मामले में भी कोई करप्शन नहीं होता, लेकिन तिल का ताड़ा बना दिया गया था। तो अब ये जो है इन्होंने करप्शन ही को इशू बना दिया। अडानी का जो मामला है वो नियामत गैर मुतरखबा कहते हैं ना, उस तरह से उनको एक प्लेट में जो है वो इशू आ गया सामने, और वो भी फॉरेन सोर्स से आया और बहुत ही मजबूती से आया। तो अडानी के हवाले से राहुल गांधी ने, खड़गे ने और उनके तमाम लीडरान जो है वो जिस तरह से बिलीजरेंट जिसको कहते हैं ना, जारहाना अंदाज में बात कर रहे हैं। अब राहुल गांधी ने जो सेशन के तीसरे दिन उनकी जो तकरीर थी वो मेन अट्रैक्शन थी उस इजलास का। तो पहले तो उन्होंने अपने भारत जोड़ो यात्रा के तजुर्बात शेयर किए, उसमें बताया कि आम लोगों किस तकलीफ से जी रहे हैं, कैसा डर खौफ है लोगों में, क्या बुनियादी मसाइल हैं, उस पर रोशनी डालने के बाद फिर वो अडानी को लेकर आए। उन्होंने कहा कि भाई पार्लियामेंट में खड़गे और राहुल गांधी ने जो तकरीर की थी, सदर जमहूरिया की तकरीर पर जो होता है इज़हार तशक्कुर, थैंक्स गिविंग जो है, उसमें जो है तो उनके दोनों की तकरीरों से 28
हज़फ किए गए, एक्सपंज किए गए। 28 पॉइंट जो है जो जिसका ताल्लुक अडानी मोदी से, यानी रिकॉर्ड से निकाल दिए गए, एक्सपंज कर दिया गया। तो आप लगाइए कितने घबराई हुई है आप जो है। और तो अडानी के बारे में, अडानी के हवाले से राहुल गांधी ने पहली मर्तबा मैंने देखा कि रास्त हमला किया। अब किस अंदाज से हमला किया उसने, पहले तो उसको ईस्ट इंडिया कंपनी से ताबीर कर दिया कि भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे मुल्क को लूटा, गुलाम बनाया, और यही काम जो है, यानी तारीख अपने आप को दोहरा रही, हिस्ट्री रिपीटिंग इटसेल्फ, ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा था। अब राहुल गांधी ने बहुत ही आर्टिकुलेट अंदाज में कहा कि मैंने सिंपल सा सवाल पूछा था, सादा सा सवाल पूछा था कि मोदी जी ये बताइए आपका अडानी से क्या रिश्ता है। मोदी जी ने जवाब नहीं दिया। मैं बताता हूं क्या बताया राहुल ने। देखिए आप कि मोदी और अडानी एक है। ये कितना बहुत बड़ा बयान है, ये बहुत बड़ा क्लेम है ये। इस पर जो है आप लगाइए, और पूरा उन्होंने अब तक जो कुछ भी हुआ कि भाई एक आदमी जो है फकीर था, गदागर था, वो यानी रातों रात अमीर, क्या अब उसको क्या लफ्ज इस्तेमाल किया, दुनिया का अमीर तरीन दुनिया का अमीर तरीन शख्स बन जाता है। तो ये शहर, ये जादू किस तरह से हुआ, सब दुनिया हैरान है। और ये जो मॉडल है क्रोनी कैपिटलिज्म वर्सेस पॉलिटिकल हिंदुत्व, ये दोनों मिलकर जिस तरह से मुल्क को ये कर रहे हैं, तो उसी हवाले से सियासी जो करारदाद है जिसमें जो है 58 पॉइंट्स है, तो उसमें ये कहा गया है कि हम लोग जो है इस हुकूमत को इख्तिदार से बेदखल करने के लिए, जो सबसे अहम पॉइंट है, हम जितने भी हम ख्याल जमाते हैं उनसे इत्तेहाद करेंगे। बहुत अहम पॉइंट है। मैं उसी बात पे आने वाला था कि इस अधिवेशन से कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले नीतीश कुमार ने एक बात कही थी कि अपोजिशन का सबका एक साथ आना जरूरी है। फिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपनी बात रखी थी, लेकिन कहीं एक हल्का सा रिजर्वेशन उसमें महसूस हो रहा था कि नीतीश कुमार को शायद वो अब भी बीजेपी के नजदीकी मानते हैं। अब रायपुर के प्लेनरी में क्या कुछ मैसेज उभर के आ रहा है? क्या सबको, यानी जो भी अपोजिशन में है, सबको एक साथ लाने की बात होगी? क्या कांग्रेस अपने दिमाग से वो जो बड़े रहने का जो एक खन्नास था, क्या वो निकाल पाई? बिग ब्रदर मसलन यूपी में जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा सीटें मांगेंगे। तो ऐसी हालत में जब कांग्रेस इस कमजोर तरीन हालत में है पार्लियामेंट के अंदर, क्या अब वो एडजस्टमेंट्स करेगी कि रीजनल पार्टीज को उनका हक दे सके सीटों के मामले में, और रिस्पेक्ट भी दे सके, और ताकि सब मिलकर के इलेक्शन लड़ सकें बीजेपी के खिलाफ? क्या इस हद तक आएगी कांग्रेस? आप हमारे मुल्क का मंजरनामा देखेंगे, सियासी नंबरनामा बड़ा दिलचस्प भी है, बड़ा एडवर्स भी है, और बड़ा कंट्राडिक्ट करने वाला भी है। आप केरला में जाइए, केरला में जो है सीपीएम का जो महाज है वो कांग्रेस का महाज, दोनों राइवल है। आप वेस्ट बंगाल में चले जाए, तृणमूल कांग्रेस है, इधर कांग्रेस और वो उनका आपस में टकराव है ना, टकराव है। उसी तरह आप यूपी में चले जाए, अगर आप बीएसपी के साइड होते हैं तो आपका टकराव समाजवादी पार्टी से हो सकता है। सिर्फ राष्ट्र वाली जो रियासतें हैं वो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उसके बाद जो है आपके यूपी के तो सवाल ही पैदा नहीं होता, पंजाब है, और आपके हिमाचल प्रदेश है, और उत्तराखंड है। बाकी रियासतों में कहीं जो है आपके राय वाले जैसा आप तेलंगाना में चले जाएंगे, यानी सेकुलर पार्टियां ही आपस में एक दूसरे के खिलाफ है। जो मंजरनामा है, आप तेलुगु देशम से, आप तेलुगु देशम डोमिनेंट फोर्स है, अब तेलुगु देशम जो है कांग्रेस के साथ नहीं आएगी। तेलुगु देशम वाले मैं कहना चाह रहा हूँ, तेलंगाना रायत समिति जो है वो चंद्रशेखर राव की जो जमात है, तेलुगु देशम की बात नहीं कर रहा था मैं। तो अब वो जो है कांग्रेस के वतन से निकली हुई, वो कांग्रेस के मुखालिफ है। उसी तरह आंध्र प्रदेश में वो कांग्रेस के वतन से निकला हुआ है, वो बिल्कुल क्या नाम है उसका,
उसका बेटा जो है, जो साबिक वजीर आला का बेटा है, जो राज कर रहा है, तो वो कांग्रेस के कैसा अलाइन होगा। तो ये वहां पर कांग्रेस उसकी मुखालिफ जमात है। तो ये जो बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन है। अब यहाँ पर जो है जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, इलेक्शन ही उनका ईद होती है, बिल्कुल उनका फेस्टिवल इलेक्शन होता है। तो हर कोई कारकुन जो भी लीडर होता है वो चाहता है कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, कि भाई मैं 5 साल से मेहनत कर रहा हूं, मुझे टिकट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन पैदा होने वाली है, उनके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। वो कह रहे हैं कि हम सेक्रीफाइस देंगे। अब किस हद तक सेक्रीफाइस देंगे? आप 545 सीटें हैं, 543 सीटें हैं, उसमें से आप 200 सीटें छोड़ेंगे, 300 सीटें छोड़ेंगे, कितने सीटें छोड़ेंगे आप? ये बहुत ही अहम सवाल है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये शायद देखिए, खड़गे जी प्रेसिडेंट तो हैं पार्टी के, नो डाउट, और इलेक्टेड हैं, लेकिन बहरहाल राहुल गांधी की से पार्टी में अब मुझे लगता है और भी ज्यादा मजबूत होगी। और उसकी वजह ये जो भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह से उन्होंने काम किया है और लोगों के बीच में गए हैं, ये आजाद मुल्क का एक पहला वाकया है जिसमें एक लीडर कन्याकुमारी से श्रीनगर तक पैदल गया हो। ऐसा कहीं नहीं कि फोटो खिंचवा करके हवाई जहाज में बैठ गया हो। तो ये बड़ी बात है। तो इसमें सॉल्यूशन होता हुआ नजर आ रहा है आपको? मतलब एक अगर ये ट्रिकी तो आपने बताया। हाँ, ये तो है, लेकिन मैंने इब्तिदा में बताया कि कांग्रेस के जो वर्कर जो है ना, एक मायूसी का शिकार हो गया था। वो मायूसी के दलदल से बाहर निकला है। तो जिस तरीके वहां पे तकरीरें हो रही थी, है ना, मनुवाद और फलां के खिलाफ बोल रहे हैं, खरगे साहब बोल रहे हैं, अरे 56 इंच का सीना, 56 इंच के सीने को हमको कोई जरूरत नहीं है। जो बीजेपी ने कहा ना, गुरूर की एक तकब्बुर की एक इंतहा होती है कि कोई अपोजिशन नहीं है, सिर्फ मोदी ही काफी है। तो उन्होंने कहा मोदी नहीं तो कौन? हाँ, हमने चैलेंज कबूल कर लिया है। और ये सब पूरी जमहूरियत के साथ एक मजाक है, इस तरह की बात कर रहा है बीजेपी ने, जो है ना, जो तकब्बुर मुतकब्बराना अंदाज में जो बात कही कि हमारा कोई नहीं है, रास्ता साफ है बिल्कुल, कोई अपोजिशन नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन अभी जो ऐसा लग रहा है कि जो जिस तरह से बीजेपी बिहेव कर रही है, चाहे वो लखेड़ा की गिरफ्तारी या उसके अलावा पवन खेड़ा की गिरफ्तारी, और अब आम आदमी पार्टी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर की गिरफ्तारी, ये सब चीजें कुछ नजर ऐसा महसूस तो हो रहा है कि कहीं घबराहट है। आप उसे कैसे देख रहे हैं? कहते हैं ना, वो किसी की मत मारी जाती है। खास तौर से गीदड़ के बारे में कहा जाता तो शहर की तरफ भागता है। तो पवन खेड़ा तो तैयार था, उसके लिए मोमेंट था वो। हाँ, बिल्कुल, न्यूज मेकर बनने का। बिल्कुल। वो खुद वकील है, जानते थे कि भाई मेरा कोई लगेज नहीं रखा हुआ है, उसको कह रहे कि तुम्हारे लगेज के लिए बुलाया जा रहा है, नीचे आया। तो जो नहीं होना था पब्लिसिटी, मजबूर थे सब, अखबार वाले भी, तोते जो है, जो तोता मीडिया, वो भी मजबूर थे दिखाने के लिए। तो एक तो वो मिल गई। अब ये सिसोदिया पर जो छापा मारा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अडवाणी और जो उसका अडानी के हवाले से कांग्रेस ने जो एक जारियाना मौक़िफ़ इख्तियार किया है, और ये इसकी बहुत चर्चा हो रही है, बहुत गुफ्तगू हो रही है, शोहरा हो रहा है वहां के रायपुर के इजलास का, उस तरफ से तवज्जो हटाने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने जो है सिसोदिया को लेकर आए अचानक के, भाई लोगों की तवज्जो उधर चले जाए। दूसरे दिन ही किया, जैसे ही इधर खत्म होता है उसको उधर ये पकड़ लिया। तो मुझे ऐसा लगता है ये है। और ये भी कहा जाता है कि भाई वो जो कांग्रेस ये कहते हैं कि ये बी टीम है आरएसएस और बीजेपी की, तो मुमकिन है उनकी मिली भगत भी हो सकती है कि भाई लोगों की तवज्जो उधर जा रही है, जो हमारे जो पेड मीडिया है उसको भी मजबूरन जो है तो वो करना पड़ रहा है। तो कुछ ऐसा किया जाए कि लोगों की तवज्जो उधर चले जाए, डाइवर्ट हो जाए। तो ये है मसला। ये देखिए, बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि हमने कई मौकों पर बहुत से गेस्ट्स ने ये बात कही और ऐसा समझा भी जाने लगा, खासतौर पे गुजरात इलेक्शन के बाद में, कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। तो लेकिन कभी कभी जब ऐसा टकराव होता है, जैसे अब ये गिरफ्तारी हुई मनीष सिसोदिया की, तो उसके बारे में एकदम दूसरा नैरेटिव बनता है। लेकिन जो आप बात कह रहे हैं इसमें काफी दम है कि हो सकता है वो रायपुर वाले अधिवेशन से कांग्रेस के लीडर्स ने जो कुछ कहा उसको चर्चा में ना रहे, उससे आगे बढ़कर के लोग दूसरी चीजों में बिजी हो जाएं
उसकी कोशिश हो। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल बारी मसूद साहब, आपने हमें वक्त दिया। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं कि हमारी पूरी कोशिश रहती है वसाइल की कमी के बावजूद कि इंफॉर्मेशन जहां से खबर है वहीं से हम लेकर के आएं। और आज अब्दुल बारी मसूद साहब ने जो रायपुर के जो तजर्बात हैं जो वहां हुआ कांग्रेस के इजलास में, वो सब आपके सामने रखा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।